नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 को पेश करेंगे बजट। व्यापारी, किसान, उद्यमी, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं और जनप्रतिनिधियों से सरकार कर रही संवाद। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में 2.5 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने दिखाया दम। 11 करोड़ की पुरस्कार राशि डीबीटी से सीधे खातों में ट्रांसफर। समापन कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या भी रही शामिल। देहरादून में डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। सघन तलाशी में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार और बीकेटीसी से मांगा जवाब। 3 सप्ताह में दाखिल करने का आदेश। मंदिर समिति पर फंड के दुरुपयोग का आरोप। लोहाघाट में लॉ कॉलेज की मांग को लेकर 3 दिवसीय धरना शुरू। 12 साल पुरानी घोषणा अब भी अधूरी। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से प्रारंभ होगा। 11 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। सरकार से बजट सत्र का कार्यक्रम मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय से अनुमोदन के लिए लोक भवन भेजने जा रहा है। कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र का स्थान और अवधि तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया था। मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद अब गैरसैंण में इस सत्र के लिए 9 से 13 मार्च की अवधि तय की गई है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि अगले दिन 10 मार्च को अध्यादेश पटल पर रखने के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 11 मार्च को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा व पारण होगा और इसी दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट मुख्यमंत्री धामी प्रस्तुत करेंगे। 12 व 13 मार्च को विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। आगामी बजट सत्रों से पहले प्रदेश सरकार प्री बजट कंसल्टेशन के माध्यम से विभिन्न वर्गों से सुझाव ले रही है और व्यापारी, किसान, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी प्राथमिकताओं को समझा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी वर्गों के विचारों के आधार पर संतुलित और जनहितकारी बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न आयामों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किए जाए। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी राज्य के युवाओं के लिए एक सशक्त मंच बनकर उभरी है और इस पहल ने ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य सरकार की जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं तक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के माध्यम से राज्य के 2.5 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भागीदारी की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों और साथ ही साथ सीमांत क्षेत्रों तक प्रतियोगिताओं का विस्तार कर बच्चों को व्यापक अवसर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के समापन कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या भी शामिल हुई। ₹11 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जो पुरस्कार विजेता हमारे खिलाड़ी हैं उनके सीधे बैंक अकाउंटों में भेजा जा रहा है। आगे भी हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए, जो सामान्य परिवारों में अच्छी प्रतिभाएं होती हैं, उनको कोई
संसाधनों की कमी के कारण से उनकी प्रतिभा दबी न रहे, उनको आगे आने का मौका मिले। हमने नई खेल नीति में भी उसका प्रावधान किया है और स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी हम बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए कई सारे स्थान बन चुके हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर हमारा काम तेज़ी से चल रहा है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हमारा काम करना प्रारंभ कर दे और देवभूमि अब धीरे धीरे खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ने लगी है। आज फाइनली देहरादून ने जो है मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी यानी कि 5 लाख की धनराशि और ट्रॉफी जीतने का काम किया है, तो ये स्वाभाविक रूप से बच्चों को प्रेरणा देता है कि अगली बार हमारा जिला यदि प्रथम आएगा तो निश्चित रूप से हम ऐसा प्रयास करें, हमें भी मंच पर सम्मान और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा मैसेज जाएगा। और ये जो हमारी प्रतियोगिताएं है ये जन जन को जोड़ने का काम किया है, आज समाज में एक खेल की जागृति फैलाने का काम किया है और आने वाले समय में 2027 हो, 2030 हो, 2036 हो, तीनों ही वर्षों में जो है बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक का हो, चाहे वो राष्ट्रमंडल का हो, चाहे नेशनल का हो। तो मैं समझती हूँ ये अवसर बच्चों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान, नगरपालिका अध्यक्ष नीरू देवी, वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक कुलदीप कुमार, जिला अध्यक्ष भाजपा मीता सिंह इस दौरान उपस्थित रहे। बाबा के चरणों में शीश नवाता हूं और एक ऐसे अवसर होते हैं, ये दिव्य अवसर, सच में ऐसे स्थान पर आना अपने आप में हर एक व्यक्ति की जीवन की स्मृतियों में जुड़ जाता है। उसको जीवन भर याद रहता है कि मैं ऐसे प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में शामिल हुआ था और मेरे लिए भी ये बड़ा विशेष अवसर है और मैं इसके लिए खाटू श्याम मंदिर समिति विकास नगर का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत प्रेम से, श्रद्धा से, आत्मीयता से इस आध्यात्मिक आयोजन के लिए सहभागी होने का अवसर दिया। देहरादून में हाल ही में जिस तरीके से लगातार बम की धमकियां मिल रही हैं, अब उसको लेकर सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इन घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ लोग प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जगह पुलिस कार्रवाई करती है तो दूसरी जगह से धमकी मिलने लगती है, जिससे ये साफ है कि ये सुनियोजित तरीके से पैनिक फैलाने का प्रयास हो रहा है। लग रहा है कुछ लोग प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बम की धमकियां मिल रही हैं। एक जगह पुलिस जाती है तो दूसरी जगह धमकी मिलनी शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है और प्रदेश में एक पैनिक खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। सरकार मुस्तैद है, सभी जगह हम तैनात हैं और हमने कोई भी इस प्रकार की अगर योजना होगी तो पुलिस उसको विफल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। लोहाघाट के छमनिया आईटीबीपी कैंप में 36वीं वाहिनी आईटीबीपी के कमांडेंट संजय कुमार के निर्देश पर बिल्डिंग क्लाइंबिंग डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें आईटीबीपी के कमांडोज, महिला हिमवीर व आईटीबीपी के जवानों के द्वारा मोटेड रैपलिंग, सिट रैपलिंग, पिक्की बैग और साथ ही घायल जवान को पहाड़ी से नीचे लाना, साइड रैपलिंग आदि का शानदार डेमो दिखाया गया। महिला हिमवीरों के द्वारा शानदार डेमो दिखाकर खूब तालियां बटोरी, तो वहीं कमांडेंट संजय कुमार ने कहा कि आईटीबीपी के जवानों को कई कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। उच्च हिमालय क्षेत्र में जवानों को देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहना पड़ता है। दुर्घटना होने पर जवानों को, ग्रामीणों को, घायल जवानों की जान बचाने के लिए ये ट्रेनिंग काफी काम आती है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के जवानों व कमांडोज के द्वारा दिखाए गए डेमो की लोगों ने सराहना भी की है। डोईवाला जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर ओला उबर टैक्सियों की एंट्री को लेकर विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। जब स्थानीय टैक्सी चालक यूनियन के तमाम कार चालकों ने
प्राइवेट टैक्सी सर्विस उबर के विरोध में एयरपोर्ट पर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि डोईवाला स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को संचालन की अनुमति दिए जाने के बाद प्रीपेड टैक्सी यूनियन में भारी नाराजगी देखी जा रही है। तो वहीं यूनियन का ये मानना है कि इस फैसले से स्थानीय ड्राइवरों और वाहन मालिकों की रोजी रोटी पर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। यूनियन के अनुसार एयरपोर्ट पर करीब 500 से अधिक गाड़ियां संचालित हैं, जिससे कि हजारों से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। एकत्र होने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आज हमारे को इसमें कोई राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है। हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि अपने पेट से मुद्दा है। हम जब इन्हें पर्याप्त मात्रा में सेवा दे रहे हैं तो इन्हें बाहर की कंपनी को बुलाने की क्या आवश्यकता थी। हमारे पास कुछ कमी होती, यदि हमने सेवा देना पर्याप्त मात्रा में सेवा देने में कोई कमी करी हो तो ये हमें एक बार बताते कि आप लोगों ने ये कमी करी, तो हम उस कमी को पूरा करते। हमारे इसी मध्य जो है कल हमारी एयरपोर्ट डायरेक्टर से वार्ता हुई, कॉमर्शियल मैनेजर वार्ता हुई, तो हमने कल भी कहा इस बारे में कि हमें इस बारे में कुछ बताया, तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि कब यहाँ पर उबर आएगी, क्या आएगी। इन्होंने क्या करा, रात को 12-1 बजे के लगभग उबर का काउंटर हो गया। से एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ लाया गया और रात को चोरी छुपे रात को 12-1 बजे, ये पीछे आप देख सकते हैं, ये उबर का काउंटर लाके रख दिया गया। हम इनसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से, सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप अगर कोई नई योजना लेके आते हैं तो सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको प्रभाव पड़ता है, उन लोगों से चर्चा होनी चाहिए, उनके बीच में बैठकर बातचीत होनी चाहिए। इस वक्त जो है मौजूद है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद है और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जो है टैक्सी संचालक जो है वो एक एयरपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ जो है आंदोलन की मन बना चुके हैं। उनका मानना ये है कि जो ओला, उबर जो ऑनलाइन टैक्सी है वो यहाँ पर रात को जो उनका यहाँ पर बूथ खोला गया, जो इसके बाद से ये लोग नाराज है। इन्होंने जो कहा है, इनका कहना यह है कि इनके सामने जो तमाम जो टैक्सी संचालक है उनके सामने एक रोजी रोटी का संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। एयरपोर्ट जब निर्माण हो रहा था, एयरपोर्ट का जब विस्तारीकरण हुआ, इनमें से तमाम लोगों ने जो है अपनी जमीनें दी है। आज इनके परिवारों के ऊपर जब रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ तो ये कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ एक धरने का मन बना चुके हैं और आंदोलन के तैयारी में जुट चुके हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये हुई कि एयरपोर्ट अथॉरिटी इनसे क्या वार्ता करती है और इनकी जो समस्या है उसका कब निदान होता है और जो इस टैक्सी का जो विरोध कर रहे हैं ओला, उबर का, उसे एयरपोर्ट से बाहर निकालने में इन्हें कामयाबी मिलती है या नहीं। फिलहाल जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष है। तो बात कर लेते हैं लोहाघाट की। लोहाघाट महाविद्यालय में लॉ कॉलेज खोलने की मांग को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के द्वारा नगर के गांधी चौक में 3 दिवसीय धरना दिया जा रहा है और आज बुधवार को धरने के दूसरे दिन खराब मौसम के बावजूद भी लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में धरना जारी रहा। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के छात्र हित के इस मुद्दे को यूकेडी, कांग्रेस को विभिन्न संगठनों के साथ साथ छात्रों का समर्थन भी मिल रहा है। तो सभी ने एक सुर में इस मांग को छात्र हित की मांग बताया। कहा कि 12 साल पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के द्वारा लोहाघाट में लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। जैसा कि आज हमारा सांकेतिक धरने का दूसरा दिन है और आप देख ही रहे हो, हमें लगभग मतलब कांग्रेस का भी समर्थन मिल ही रहा है और साथ साथ में हमें यूकेडी का भी पूरा समर्थन मिल रहा है और हमारे बाकी सामाजिक संगठनों का भी हमें समर्थन सहयोग मिल रहा है। और हम लोग आज दूसरे दिन के बाद कल हम एक निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम सीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद हम 1-1.5 महीने का जो भी हम समय तय करेंगे वो समय देंगे। उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य रहेंगे। मेरी सरकार से ये मांग है कि ये इतनी बड़ी मांग भी नहीं है कि सरकार को इसके लिए ज़्यादा सोचना पड़े और हमें 12-13 साल इस मांग के लिए जूझना पड़े। मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। अगर उन्होंने 2013 में विजय बहुगुणा जी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी से घोषणा करके हैं कि हम लोहाघाट में लॉ कॉलेज बनाएंगे। चलो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमें कैंपस दो। लोग हम छोटी सी मांग कर रहे हैं कि हमें एक संकाय दिया जाए, एक छोटी सी क्लास दी जाए जिसमें 4-5-6 शिक्षक दिए जाएं ताकि हम अपने बच्चों को यहीं पर पढ़ा सकें। क्योंकि आज के दिन में जिनके पास सामर्थ्य है वो अपने बच्चों को कहीं भी भेज सकते हैं, बट उन लोगों का क्या, जो पहाड़ में रहना चाहते हैं, पहाड़ में बनना चाहते हैं। जैसे घर में हम बच्चों के अभिभावक के रूप में अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम समाज में भी एक सयाने के रूप में हैं, तो हमारा दायित्व तो होता है क्षेत्र के युवाओं के भविष्य के लिए भी तो हमको कुछ करना चाहिए। इसी मामले में बहुत बड़ी बात तो है नहीं, हमारे छात्र जो हैं, हमारी नौकरियां बड़ी सीमित हो गई हैं, हमारे लोगों के लिए नौकरियों में बहुत कम अवसर हैं।
हम ये कहना चाह रहे हैं कम से कम लॉ संकाय यहाँ खोल दिया जाए तो कुछ विकल्प हमारे छात्रों को आने वाले समय मिल जाए, ताकि हमारे लोगों को अल्मोड़ा या हल्द्वानी दूर जा करके हम अपनी पढ़ाई, सारे लोग समर्थनीय है उसमें, इसलिए उनको अवसर मिलना चाहिए। बेसिक मांग तो इतनी तो पूरी हो ही सकती है। अगर मुख्यमंत्री जी एक बार अगर कह रहे हैं तो हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी, इतना कोई बड़ी चीज़ है नहीं, इतना कोई कष्ट है। तो मेरी यही मुख्यमंत्री जी से मांग है कि एक बार लॉ की क्लासेस के लिए कुछ वो कर दें। अब मिलेगा इसका सर बहुत लाभ मिलेगा। सिंपल देखिए लोग कहाँ जा पा रहे हैं, अल्मोड़ा जाना पड़ रहा है, हल्द्वानी कितने लोग जा ही नहीं रहे उस वजह से। अगर यहाँ पे चल जाएगा, रोजगार बनेंगे, लॉ। फायर सीजन के दौरान वनाग्नि से निपटने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आज सभी वन प्रभाग, राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यों में वनाग्नि को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इसमें वन विभाग के अलावा आपदा प्रबंधन विभाग, राजस्व, पुलिस संचार, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य आदि विभागों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल कार्यक्रम के तहत चंपावत वन प्रभाग के देवीधुरा रेंज अंतर्गत नलिया क्षेत्र में वनाग्नि नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें 0.70 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वन अग्नि पर नियंत्रण कर आग बुझाई गई। आज के मॉक ड्रिल में राज्य सरकार द्वारा वनाग्नि से रोकथाम के तहत वनाग्नि मॉक ड्रिल आयोजन किया गया। राज्य आपदा कंट्रोल रूम द्वारा अलर्ट प्राप्त होने पर देवीधुरा रेंज के नलिया वन क्षेत्र में लगभग 0.70 हेक्टेयर वनाग्नि से प्रभावित हुआ। जिस वनाग्नि को रोकथाम के लिए वन विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, अग्निशमन आदि विभाग, वन पंचायत के तहत समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निदान किया गया। तो वहीं सल्ट में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पूर्व केंद्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर मजबूती से मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने, वर्ष 1950 के आधार पर मूल निवास लागू करने, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू करने, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, सड़कों की बदहाल व्यवस्था सुधारने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने जैसे मुद्दे पार्टी की प्राथमिकता में हैं। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार तक रोजगार पहुंचाने के लिए ठोस योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता सल्ट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में घर घर संपर्क अभियान चला रहे हैं। जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। पहला मुद्दा तो गैरसैंण राजधानी का है। दूसरा जो है मूल निवास 1950 और सख्त भू कानून हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर, और स्वास्थ्य सुविधा, सड़कों की व्यवस्था ठीक करना, और आपका जो है शिक्षा बिल्कुल ही लचर हो रखी है, उनको भी सुधार की आवश्यकता है, और रोजगार, प्रत्येक परिवार को रोजगार देने की हमारी प्राथमिकता है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं भरपूर समर्थन मिल रहा है, और जनता ने ठान लिया है कि इस बार परिवर्तन लाना है और पुरानी राष्ट्रीय पार्टियों को हटाना है और अपनी पहाड़ की पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल को लाना है। ये जनता ने ठान लिया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। सुबह कोर्ट खुलने से पहले ही इस मेल की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। इसके बाद पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। अचानक कोर्ट परिसर में बड़ी हलचल से वकीलों, फरियादियों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल देखने को मिला। टाउन सेशन जज कार्यालय में एक बम की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में हमारी बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस के जो कर्मी हैं उनके द्वारा, क्यूआरटी की टीम द्वारा मौके पर खाली करा के सभी चेकिंग अभी करी गई है। ये पिछले 3 दिनों में लगातार जिस प्रकार से मेल के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं, जो पहले उत्तरकाशी, नैनीताल और इधर भी आई है, तो इसके पीछे के जो मॉड्यूल है उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। जल्दी जिसके द्वारा ये सूचना फ्लैश की गई है उस पर भी हम लोग आगे क्या कार्रवाई की जानी है उसमें एसटीएफ के माध्यम से, एसटीएफ के साथ सहयोग से हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और
अभी हमारी टीम वहाँ लगातार सभी चेकिंग हम लोगों के द्वारा की गई है। इस प्रकार की कोई भी घटना होने या इस प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु वहाँ नहीं पाया गया है। ये किसी के द्वारा एक फैलाई गई अफवाह है, जिसको पुलिस के द्वारा इसके पीछे जो भी लोग हैं उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए टीवी के साथ। नमस्कार।